सुप्रभात। आज हम लोग रज़िया सज्जाद द्वारा लिखा हुआ नमक का अंतिम अंश पढ़ेंगे। साफिया क्या करती है कि कीनू को कालीन पर उलट देती है, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुनी थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर क्या किया कि कीनू को एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास, और फिर उसे छुपा दिया। रात को तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्सर लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसने 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान, आप हिंदुस्तान क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम का कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह हो भी नहीं सकता कि कभी भी आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। बाद में क्या करती है साफिया, जो नमक की पुड़िया रहती है, उसे अपने पर्स में रख लेती है और साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठ जाती है। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा। वह झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली।
جس میں اس کا پیسوں کا پرس اور پاسپورٹ آدि تھا۔ جب وہ سامان کسٹم سے ہو کر ریل کی طرف چلا تو وہ ایک کسٹم افسر کی طرف بڑھی۔ زیادہ تر بھیجیں خالی ہو چکی تھیں، ایک دو پر اکا دکا سامان رکھا تھا۔ وہیں ایک صاحب کھڑے تھے، لمبا قد، دبلا پتلا جسم، کھچڑی بال، آنکھوں پر اینک۔ وہ کسٹم افسر کی وردی پہنے تو تھے مگر ان پر کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ صافیہ کچھ ہچکچا کر بولی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نظر بھر کر اسے غور سے دیکھا اور بولے، فرمائیے۔ ان کے لہجے نے صافیہ کی ہمت بڑھا دی۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے پھر غور سے دیکھا۔ میرا وطن دلہی ہے۔ آپ بھی تو ہماری ہی طرف کی معلوم ہوتی ہیں۔ اپنے عزیزوں سے ملنے آئی ہوں گی؟ جی ہاں، میں لکھنؤ کی ہوں، اپنے بھائیوں سے ملنے آئی تھی، وہ لوگ ادھر آ گئے تھے۔ آپ کو بھی تو شاید ادھر آئیں۔ جی، جب پاکستان بنا تبھی آئے تھے، مگر ہمارا وطن دلہی ہی ہے۔ صافیہ نے ہینڈ بیگ میز پر رکھ دیا اور نمک کی پڑیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، اور پھر آہستہ آہستہ رک رک کر ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے پڑیا کو دھیرے سے اپنی طرف سرکانا شروع کیا۔ جب صافیہ کی بات ختم ہو گئی تب انہوں نے پڑیا کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اچھی طرح لپیٹا اور خود صافیہ کے بیگ میں رکھ دیا۔ بیگ صافیہ کو دیتے ہوئے بولے، محبت تو کسٹم سے اس طرح گزر جاتی ہے کہ قانون بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ محبت کے سامنے جو ہے قانون بھی پھیکا پڑ جاتا ہے، اور صافیہ جو ہے کشلتا پوروک نمک لے کر کے چلی آتی ہے۔ دھنیہ واد۔